हेलो दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे होता है हमारा स्टूडेंट स्पेशल प्रोग्राम, जहां पे हम सुनाते हैं आपको कहानियां और लेके आते हैं आपके लिए बहुत सारी अन्य चीज़ें। तो सबसे पहले रुक करते हैं हमारी स्टोरी सेशन की ओर और आज सुनते हैं मिस्री के किस्से। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। ना दिन दिन ना नाच नचा देंगे। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी पब्लिश्ड बुक ग्रो अप मेसी में से, उस कहानी का शीर्षक है मेकिंग डिसीजन, यानी डिसीजन बनाना। आज की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये जो बुक है ये 80 के दशक के बैकग्राउंड की है और कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम है मिस्री, जो अपने मम्मी पापा के साथ बीएसएफ के एक कैंप में रहती है, जो कि बंगाल के एक छोटे से गांव में है। उसके फादर बीएसएफ में ऑफिसर हैं और माँ जो है माधवी एक हाउसवाइफ है। तो अभी कुछ दिन पहले ही पापा की पोस्टिंग जो है वापस हेडक्वार्टर में हो गई, तो अब जो है वो लोग उस छोटे से गांव से निकल करके वापस अपने हेडक्वार्टर में पहुंच गए। अब हेडक्वार्टर जो है वो शहर के करीब है, लगभग 20 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जो है मिस्री को फैमिली क्वार्टर्स में अलॉटमेंट मिल गया है और वहाँ बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो वहाँ उनके साथ रहते हैं और साथ में उसको बच्चे भी मिल गए हैं खेलने के लिए। लेकिन मिस्री ने एक बात वहाँ नोटिस की कि वहाँ सभी घर में कम से कम 2 या 3 बच्चे हैं और बस एक मिस्री ही है जो लोन चाइल्ड है, यानी अकेली बच्ची। इस चीज़ से वो बड़ी दुखी है। तो वो चाहती है कि उसका एक भाई या फिर बहन हो, जैसे कि उसके बाकी दोस्तों के हैं, और इस चीज़ की मांग वो अपने मम्मी से करती रहती है। तो किस अंदाज में करती है, आइए सुनते हैं। तो बच्चों के साथ खेल के मिस्री घर में आई तो आके उसने देखा कि मम्मी जो है अपने घर को डेकोरेट वगैरह कर रही है और फिर से अपने मतलब घर पूरा लेआउट एकदम फैंटास्टिक है। तो फिर यानी कोई आ रहा है, तो वो समझ गई। उसने पूछा, मम्मी कोई आ रहा है? तो मम्मी ने कहा, माधवी ने कहा, हाँ बेटा, पापा के फ्रेंड्स आ रहे हैं आज। मिस्री ने फट से पूछा, कितने बच्चे हैं उनके? माधवी ने बोला, मिस्री मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं पूछते हैं, गंदी बात होती है बेटा। लेकिन माँ, मैं अंकल से थोड़ी ना पूछ रही हूँ, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि उनके कितने बच्चे हैं। स्वीटी, उनके घर में बिल्कुल तुम्हारी ही एज के बच्चे हैं, लेकिन क्योंकि अभी वो अपने फैमिलीज़ को नहीं लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए तुम उनके बच्चों से नहीं मिल सकती। बहुत गंदी बात है माँ, जब भी पापा के फ्रेंड्स आते हैं अकेले ही चले आते हैं, अपने फैमिली को लेके ही नहीं आते। और देखो ना, ना ही तो मेरी कोई भाई है, ना कोई बहन है, और ना ही जो लोग आते हैं मिलने के लिए अपने बच्चों को लेके आते हैं। मैं कितनी अकेली हो जाती हूँ घर पे। बेटा, जब तुम्हारे भाई या बहन होगा ना, तो तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगी। डिसअपॉइंट? मगर क्यों मम्मा? वो इसलिए क्योंकि जब तुम्हारा भाई या बहन आएगा तब वो तुम्हारी सब चीज़ें शेयर करेगा, यहाँ तक कि मम्मा और डैडी को भी। मिस्री ने थोड़ा सोचा। मैं माइंड नहीं करती, मैं आप दोनों को शेयर करने को तैयार हूँ, जब तक कि वो मेरे साथ खेलेगी। तो तुम मेरे लिए एक लेके आओगी ना भाई या बहन? तुम फिर शुरू हो गई मिस्री। कितनी बार बोला बेटा, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती सुनने में।
मैंने बोला ना कि हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले तुमको जो है अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हारे लिए भाई या बहन लेके आएंगे। कसम से मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूँगी, आप तो बस ले ही आओ। ठीक है, हम सोचते हैं। तो ये थी उनकी छोटी सी कन्वर्सेशन अपनी मम्मी के साथ, एक छोटा सा भाई या बहन को लाने की, जिसको वो टॉकिंग डॉल बोलती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो जो बच्चा उसके घर में उसके मम्मी पापा लेके आने वाले हैं, वो बस उसके ही लिए है। वो उसके साथ खेलेगी, उसको पुचकारेगी, डांटेगी, फटकारेगी, जो मर्जी कर सकती है, यानी बिल्कुल एक गुड़िया के जैसे है। बस डिफरेंस यही है कि वो बोलती भी होगी। तो यही चीज़ जो है मिस्री के दिमाग में एकदम अच्छे से घर कर गई कि मुझे जो है एक टॉकिंग डॉल चाहिए। और फिर इधर शाम को जो है गेस्ट आ गए, और पापा के फ्रेंड्स हैं वो, तो बैठ के वो लोग बातें करने लगे। मिस्री से मिले, माधवी से मिले, और उनकी बातें जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होती रही। अब 80 के दशक की बात है, उन दिनों में टेलीविज़न का ज़माना तो था नहीं, तो लोगों का जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया था वो यही था कि या तो आप लोगों के घर जाके लोगों से मिलिए, या फिर आप पिक्चर हॉल में जाके पिक्चर देख सकते हैं। अब अगर कोई बंगाली परिवार है और आपके घर में ऐसे कोई गेस्ट आए हुए हैं, तब भाई बातों के साथ साथ गाने की महफिल तो हमेशा जमती है। और ऐसा ही इधर भी हो रहा था। बातों बातों में जो है वहाँ रविंद्र संगीत शुरू हो गया, और फिर साथ में हेमंत दा और मन्ना दे के भी गाने शुरू हो गए। तो वहाँ जो है जो गेस्ट आए थे, 2 जेंट्स थे, एक उनमें से जो है ऑल इंडिया रेडियो में सिंगर थे, और एक जो है बहुत अच्छे तबला वादक थे। तो यानी एक अच्छी खासी महफिल जो है जम गई। अब इससे पहले मिस्री को ऐसा माहौल पहले भी मिला था, जब लाइट नहीं होती थी, लालटन जलता था, तो पूरी फैमिली जो है लालटन के इर्द गिर्द बैठ के जो है पुरानी बंगाली गाने गाते थे। तो माधवी और पल्लवी तो हमेशा सुर में गाते थे, बेसुरे जो होते थे वो हमेशा पापा ही होते थे, लेकिन फिर भी वो चुप नहीं रहते थे, बेसुरे पंक्ति में ही गाना गाते थे। लेकिन आज की महफिल की बात कुछ और ही थी। आज तो म्यूज़िक भी था और इतना अच्छा माहौल लग रहा था, तो मिस्री बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी उसमें। इसके बाद धीरे धीरे जो है गाने का सेशन ख़त्म हुआ, और सब जो है फिर आके अपने खाने की टेबल पे बैठ गए। और माधवी ने तो इतना लजीजदार खाना बनाया था कि वो दोनों जो है, जो अनुराग के फ्रेंड्स थे, बस उंगलियां चाटते रह गए। और इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें बड़ा अफसोस हुआ कि हम इतने अच्छे 2 लेडीज़ हैं घर में, एक मिस्री और एक माधवी, उनके लिए हम कोई गिफ्ट ही नहीं लाए, तो हम इन दोनों को बिना गिफ्ट दिए तो घर वापस जा ही नहीं सकते। अब गिफ्ट देने की वो लोग ज़िद करने लगे। अब भाई गिफ्ट देने की ज़िद करने लगे तो फिर बाज़ार जाना पड़ा। तो अब काफ़ी रात हो चुकी थी, 10:30 के करीब हो रहा होगा। तो फिर अनुराग ने जो है अपनी गाड़ी निकाली और कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाता है। तो माधवी और मिस्री भी साथ हो लिए कि चलो भाई हम भी चलते हैं, देखते हैं लेट नाइट कुछ खुला होगा। तो वो लोग जो है सब के सब मिल के चले गए। ड्राइवर भी था साथ में उनके। तो वो लोग मेन रोड में ही उतर गए और ड्राइवर को बोला कि आप यू टर्न करके गाड़ी पार्क कर दीजिए यहीं पे। और फिर वो लोग अंदर मार्केट की तरफ चले गए। अब मार्केट जो है, वो रास्ता जो मार्केट का है वो मेन रोड से जो है काफ़ी अंदर को है, तो अंदर से आपको गली से होते हुए मार्केट में जाना पड़ता है। तो जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो लगभग कई दुकानें बंद हो चुकी थी, कुछ बंद होने के बढ़ रही थी मतलब, एंड शटर्स वेर कमिंग डाउन, ऐसा था। तो जो भी कुछ खुला था तब उसी में से वो लोग देखने लगे। तो मिस्री जो है माधवी के साथ चल रही थी, और वो जो अनुराग के 2 फ्रेंड्स थे उनमें से एक फ्रेंड जो है माधवी के साथ बातें करते हुए चल रहे थे, और दूसरे फ्रेंड जो हैं वो पीछे थे।
तो माधवी जो है उस जेंटलमैन को लेके एक शॉप में एंटर की, और उस शॉप में जो है काफ़ी सारे लेडीज़ गारमेंट्स वगैरह थी। तो वो जो जेंटलमैन था उसने बोला कि मैं अपनी वाइफ के लिए भी कुछ लेना चाहता हूँ और आप भी अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। तो वो दोनों जो है अंदर शॉप में थे, और मिस्री जो है उनके साथ थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बोर हो गई तो वो शॉप के बाहर आके खड़ी हो गई। तो उसने देखा कि पापा जो है रोड के उस तरफ खड़े होके किसी पान दुकान में खड़े थे और सिगरेट खरीद रहे थे, और वो जो दूसरे अंकल थे वो किसी रेडी से कुछ सामान ले रहे थे, पीठ किए हुए थे वो। तो मिस्री ऐसे ही एक उन दोनों को देख रही थी, और अचानक उसकी नज़र जो है एक बहुत से बड़े गुब्बारे पे पड़ी, और उस गुब्बारे ने उसको जो है आकर्षित किया। वो देखती रही कि हवा में वो गुब्बारा कैसे इधर से उधर, इधर से उधर हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी नज़रें वापस उसके पापा पे गई तो देखा उसने कि उधर पापा खड़े नहीं हैं। फिर उसने उस रेडी में खड़े उस अंकल की तरफ देखा, तो देखा कि वो शख्स जो है वहाँ पे खड़े हैं, और पीछे पलट के जब उसने देखा शॉप के अंदर, तो वहाँ देखा कि उसकी मम्मी और वो अंकल जो है वो शॉप में नहीं हैं। तो इससे पहले कि मिस्री कुछ समझ पाती, वो कही कि भाई मैं सीधे उस अंकल के पास चली जाती हूँ। तो वो भाग के जो है उस रेडी के पास गई, अंकल के ऐसे करके पीठ के अंकल अंकल करा, तो वो शख्स जो है मुड़ के खड़ा हो गया। तब उसने देखा कि अरे ये तो वो है ही नहीं पापा के फ्रेंड, ये तो कोई और शख्स है। तो वो वापस दौड़ के शॉप में आई, आके देखा कि वहाँ पे भी उसके मम्मी और अंकल जी नहीं खड़े हैं। अब वो एकदम घबरा गई, क्योंकि उसके पापा भी वहाँ नहीं थे, वो मम्मी भी नहीं थी, वो अंकल जी भी नहीं थे। तो एक नर्वसनेस सा उठा उसके जहन में कि भाई अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, मैं खो गई हूँ, अब क्या होगा। और इतना डर गई, घबरा गई। जैसे ही वो शॉप के अंदर गई तो उस शॉप जो सेल्समैन था शॉप का, उसने उसको इशारे किया कि आप जो है पीछे वाले दरवाजे से निकल जाओ, आपके मम्मी उस तरफ गई हैं। तो मिस्री जो है पीछे वाले दरवाजे से निकल के थोड़ा सा झांकी गली में। अब वो गली जो है पूरी की पूरी अंधेरी थी। अब अंधेरी गली में जो है मिस्री ने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी यहाँ। वापस आ गई, आकर के उसी दुकान के फिर सामने खड़े हो गई और सोचने लगी कि यार क्या करूं, अब तो मैं सच में खो गई हूँ, मुझे पता नहीं कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो नर्वस तो वो थी ही, उसे रोना भी बहुत ज़ोर से आ रहा था, लेकिन उसको बस एक चीज़ याद थी जो उसकी मम्मी ने उसको हमेशा कहा था कि बेटा यदि आप डर जाओगे ना तो गंदे लोग पता लगा लेंगे कि आप डर गए हो, और फिर वो जो है आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप डरना मत, हमेशा याद रखना कि मैं तुम पे नज़र रखी हुई हूँ, तो तुम कभी डरोगी नहीं। ये चीज़ मिस्री को हमेशा याद रही, उसकी मम्मी की बातें। तो मिस्री जो है अपने डर को उसने श्रग ऑफ कर दिया, झाड़ दिया, और फिर सोचने लगी कि अब क्या करूं। तो उसको ये तो पता था कि भाई यहाँ मैं खड़ी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, अकेली बच्ची खड़ी है, तो कोई ना कोई पूछने आ जाएगा और फिर मुझे बतानी पड़ेगी अपनी जिस सिचुएशन में हूँ, और फिर हो सकता है कि वो जो है मेरे को नुकसान पहुँचाए। तो यानी मुझे ये शो करना है कि मैं किसी मुसीबत में नहीं हूँ। अब मुझे ये शो करना है तो मैं क्या करूँ? तो मैं ये करूँ कि जो मुझे आता है मैं वही करूँ। तो मुझे क्या आता है? अब बचपन से ही वो तो यूनिफॉर्म आदमियों के बीच में पली बड़ी है, तो उसे खाली एक चीज़ ही समझ आता है, वो है यूनिफॉर्म। और उसे अच्छे से पता था कि सामने जो मेन रोड है, इस गली से बाहर निकल के वहाँ पे मेरे को ट्रैफिक पुलिस अंकल मिल जाएंगे। तो बस मुझे वहाँ उन तक पहुँचना है और बताना है कि मैं ये हूँ, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वो मुझे अपने सही जगह पहुँचा देंगे। यही अंदर अपने दिल में वो ठान ली और निकल पड़ी।
अब निकल पड़ी तो ऐसे अकेले तो वो रोड में जाएगी तो 5 लोग देखेंगे उसको कि छोटी बच्ची रात को अकेले निकल रही है, ये भी गलत है। तो वो थोड़ी देर रुकी और फिर उसने देखा कि एक अंकल आंटी का जोड़ा जो है शॉपिंग करके जा रहा है मेन रोड की तरफ। तो वो भी चुपचाप उनके पीछे हो ली कि दिखने में ऐसा लगे कि भाई बच्ची इनके साथ है। तो ऐसे ही करके वो मेन रोड तक पहुंच गई और लकीली उसने बिल्कुल सामने जो है अपनी गाड़ी पार्क देखी, ड्राइवर को भी देख लिया। लेकिन वो तो 4 बाई लेन मेन रोड था, ऑब्वियसली उसको क्रॉस करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था अकेले। अब रोड कैसे क्रॉस करें, क्योंकि अब गाड़ी दिख गई है तो गाड़ी तक वो पहुंच जाएगी तो उसको डर नहीं लगेगा, उसकी फैमिली को तो वहीं आना है। तो अब रोड कैसे क्रॉस करें, तो सामने जो है इधर उधर थोड़ा उसने देखा और देखा रिक्शे वाले को। अब रिक्शा वाला बेचारा गरीब बुढ़ा बैठा था अपने रिक्शे में। तो मिस्री ने अपने स्कूल में ऐसे कई रिक्शा वाले दादा को देखा जो उसके फ्रेंड्स को घर से लेके आते हैं और वापस घर लेके जाते हैं। तो एक प्रकार का ट्रस्ट उसका बन गया था रिक्शा वाले के ऊपर। तो वो सीधा उस बूढ़े दादा के पास पहुंची और बोली, दादा मेरे को आप रोड क्रॉस करवा दो, मुझे उस गाड़ी तक पहुंचना है। तो रिक्शे वाले को ये तो समझ आया कि बच्ची अकेली है और वो गाड़ी तक पहुंचना चाह रही है। बोली, बेटा आप अकेले हो? बोली, नहीं मेरे पापा वहाँ वेट कर रहे हैं, मैं थोड़ा इधर आ गई थी लेकिन मेरे को अब रोड क्रॉस करने में डर लग रहा है, तो आप मेरे को रोड क्रॉस करवा दो। तो वो रिक्शे वाला जो है उसको रोड क्रॉस करवाने के लिए तैयार हो गया। इधर माधवी ने पलट के देखा मिस्री नहीं है उसके साथ में। उसके तो प्राण ही निकल गए, मेरी बच्ची कहाँ चली गई। एकदम बिल्कुल वाटरफॉल की तरह उसके आंसू टपकने लग गए। मेरी बिटिया खो गई है, अब रात हो रहे हैं, सारी दुकानें बंद हो रही हैं, आधे से ज़्यादा तो बंद ही हो चुकी हैं, अंधेरा हो रहा है सब तरफ और मेरी बिटिया गायब है। उसके तो एकदम प्राण सूख गए, रोने ही लगी। उसको रोता देखकर अनुराग भी आ गया, भाई क्या हुआ? तो उसने पूछा, माधवी मिस्री जो है मेरे साथ तो नहीं है, तुम्हारे साथ है क्या? वो बोले, अरे मेरे साथ कैसे, वो तो तुम्हारे साथ थी ना। और यही जो है उनको जो है वो हो गया, क्योंकि माधवी को लगा कि मिस्री पापा के साथ होगी और पापा को लगा कि वो माधवी के साथ ही तो थी। अब जो है दोनों ही पेरेंट नर्वस हो गए कि यार बच्ची जो है लापता हो गई, कहाँ गई, क्या हुई, कहाँ ढूंढें अभी उसको। तो आसपास की दुकानों में वो जाकर ढूंढने लग गए, यहाँ ढूंढने लग गए, बिटिया कहाँ गई, मिस्री कहाँ गई। तो अनुराग ने अपना जो है दिमाग लगाया, उसने कहा कि मेरी बिटिया यहाँ कहीं दुकान में तो मिलने से रही, उसका जो ठिकाना वही होगा, वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहचानती है तो वो सीधा मेन रोड के ट्रैफिक पुलिस वाले की तरफ ही गई होगी। तो अनुराग ने अपने इस हंच को ज़िंदा रखा और उसको फॉलो किया। वो सीधा उस गली से निकल के मेन रोड तक पहुंचा और बीच में 2-1 दुकानों में जो हॉकर्स बैठते हैं रोड साइड पे उनसे पूछा भी, बच्ची को जाते हुए देखा क्या, उसका हुलिया बताते हुए। तो उन्होंने कहा हाँ, एक बच्ची हमने देखी यहाँ से जाते हुए। तो अनुराग दिल उसका एकदम ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली 10:30-11 बज रहा है तो काफ़ी मतलब वो हो गया है, रात हो गई है और ऑब्वियसली ये जगह इतना सिक्योर नहीं है, बच्चा जो है गुम हो सकता है। तो अपने दिल को अपने हाथ में लेके वो मेन रोड की तरफ बढ़ा और फिर उसने जो है मिस्री को देख लिया एक रिक्शे वाले के साथ में। तो उसको पहले लगा कि शायद रिक्शा वाला जो है मिस्री की मदद कर रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो उसने फट से मिस्री को गोद में उठाया और वो रिक्शा वाले दादा को जो है 100 रुपये का नोट पकड़ा दिया और थैंक यू बोला कि आपने मेरी बेटी की हेल्प की। तो मिस्री जो है पापा के साथ एकदम बिल्कुल हगिंग की और बोली, पापा आप मेरे को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। पापा ने कहा, बेटा अगली बार आप कहीं भी गुम हो जाते हो तो आप वहीं खड़े रहना जहाँ पे आप गुम हुए हो, क्योंकि जो आपको ढूंढ रहा है वो आपको वहीं ढूंढेगा जहाँ जहाँ पे आप उनके साथ गए हो और आसानी से फिर मिल जाते हो।
और यदि आप वहाँ नहीं खड़े होते हो तब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो मिस्री ने बताया कि पापा ऐसे ऐसे हुआ था और मैं जो है ये सोच के इधर आ गई। तो अनुराग के जो है बिल्कुल जान में जान आ गई कि मैंने वही चीज़ फॉलो किया जो मेरे दिल ने कहा। उतने में वहाँ से माधवी जो है वो भी आ गई, टप 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 आंसू उसके निकल रहे। और मिस्री को अनुराग के गोद में देख के पहले तो उसने मिस्री को बहुत ज़ोर से डांटा कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मिस्री, मम्मी के साथ तुम आई हो, तुम्हें मम्मी के साथ रहना चाहिए ना, तुम कैसे इधर उधर चली गई। मिस्री पापा के गोद से सीधे मम्मी के गोद में चली गई और बोली मम्मी आई एम सो सॉरी, मेरे को समझ ही नहीं आया, मुझे लगा अंकल मुझे बुला रहे हैं और मैंने पीछे मुड़ के देखा आप लोग नहीं हो, पापा भी नहीं थे वहाँ पे, तो मैं डर गई थी। तो ये थी कहानी मेकिंग डिसीजन की। अब मेकिंग डिसीजन में ये था कि भाई अगर उस छोटी सी बच्ची ने कुछ और डिसाइड किया होता तो आजकल जो ये छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, ये होती है, और ऐसी जगहों में जहाँ अंधेरा है, शॉप्स बंद हो रहे हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन वहाँ मिस्री ने अपना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और ख़ुद को इस सिचुएशन से निकाला। अगर वो सच में नर्वस हो जाती, रोती चिल्लाती चीखती, पता नहीं कैसे लोग उसकी मदद को आते, लेकिन उस बच्ची ने अपना संयम नहीं खोया। इसके साथ दाद देती हूँ मैं उसके पापा की, जो उस बच्चे के लेवल पे सोच के जो है वो आगे बढ़े। तो ये थी कहानी मेकिंग डिसीजन की इस किताब के साथ। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे, टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप, नारिन निन्ना नाच नचा देंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल की कलम से, जिसे आज पेश कर रही हैं अर्चना सिंह जी। दिल की कलम से एक ऐसा सेक्शन है जो अपने थॉट्स शेयर करता है। तो आइए सुनते हैं अर्चना जी को। जैसा कि आप जानती हैं वो ऑलरेडी एक टीचर हैं और एक सिंगल मदर भी हैं, तो हम सुनते हैं कि वो आज हमारे साथ क्या शेयर करती हैं। ये सवाल आए दिन मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर जाता है, ख़ास तौर पे प्रेजेंट सिनेरियो में जो मैं देख रही हूँ एज अ टीचर, एज अ मदर। और आज मैं इसी टॉपिक पर थोड़ा सा अपनी राय रखना चाहूँगी, या ये कह सकती हूँ कि मैं सभी लोगों की इस मामले में एक बार राय ज़रूर जानना चाहूँगी। और ये टॉपिक है आज के इस प्रेजेंट डेट में बच्चों की परवरिश। क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैंने अपने स्कूल में ऐसे बहुत से बच्चों को देखा है जो बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड नेचुरल है कि हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर पैटर्न सब बिल्कुल जो है, उनकी थिंकिंग, उनके थॉट्स सारे जो हैं वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। बट मैंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के बीच में देखी है, अब इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये समझ पाना मुझे कभी कभी बहुत ही मुश्किल लगता है। कुछ घरों में मैंने देखा पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि हम लोग तो पेरेंट्स से भी बातें करते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, बच्चों को काफ़ी कंट्रोल में रखते हैं और वो खुश भी हैं कि बच्चे हमारे काफ़ी अच्छे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। लेकिन जब हमें इधर उधर से, कई बार ऐसा हुआ है कि इधर उधर से हमें पता चलता है कि पेरेंट्स के नज़र में तो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ऐसे भी काम कर रहे हैं जिसकी भनक भी उनके पेरेंट्स को नहीं है। एंड कुछ एक केस तो मैंने यहाँ तक देखे कि बच्चा बहुत ही डिसिप्लिन्ड, वेल बिहेव्ड, हर तरीके से पढ़ने में बहुत अच्छा, हमेशा उसको घर में कायदे कानून में रखा गया, डिसिप्लिन में रखा गया। बट ऑल ऑफ अ सडन बाहर निकल के जब वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर निकला, क्या बच्चे के मन में आया, उसने अपने जीवन को ही ख़त्म कर लिया।
दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिला है कि कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, वाकई में वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अपने बच्चों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखें, लेकिन बच्चे किसी भी तरीके से पेरेंट्स के कंट्रोल में है ही नहीं। या यूँ कह सकते हैं कि पेरेंट्स खुद ही आकर के बोलते हैं कि हम परेशान हैं, कैसे इसको समझाएं, कैसे कंट्रोल करें, हम इतना कोशिश करते हैं, यहाँ नहीं जाने देते, ये वो बहुत तरह की बातें बताते हैं। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो लिबरल हैं, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को उन पर ट्रस्ट करके उनके साथ काफ़ी लिबरल रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो ठीक है, अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अपने एक लिमिटेशंस के अंदर रहते हैं। बट इस केस में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिबर्टी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। तो आज के डेट में मुझे एक ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क लगता है कि आखिर बच्चों की परवरिश वाकई में सही तरीके से कैसे की जाए। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तब भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, अगर वो लिबरल हैं तब भी उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। एंड नो डाउट एक्सेप्शन तो हर जगह है, कुछ बच्चे वाकई में बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं, बट 80% मैं यही प्रॉब्लम आज के डेट में देख रही हूँ। तो इस चीज़ पर हमेशा मेरा दिमाग मंथन करता है कि हम एजुकेशन तो अपने बच्चों को दे रहे हैं। हमारे हिंदी लिटरेचर से हम इतने अच्छे अच्छे नगीने चुन के ला सकते हैं कि आप विश्वास ही नहीं कर पाओगे। आज हमारे बीच वसुधा सेन लेके आ रही हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक बहुत ही प्यारी कविता। आइए सुनते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुधा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भवानी प्रसाद मिश्र जी की सुप्रसिद्ध कविता सतपुड़ा के घने जंगल। इस कविता को आपने पहले भी सुना होगा और मुझे आशा है आज फिर आप मेरे साथ इस कविता का आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं कविता की ओर। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मुख शाल पलास चुप है। बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते। वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो। ये घिनौने घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच लाएं। पैर को पकड़े अचानक, प्राण को कसले कपाएं। सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं। लताओं के बने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। मकड़ियों के जाल मुँह पर और सर के बाल मुँह पर। मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुँह पर। वात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते। कष्ट से ये सने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। अजगरों से भरे जंगल, अगम गति से परे जंगल। साथ साथ पहाड़ों वाले, बड़े छोटे झाड़ वाले। शेर वाले बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले। कंप से कनकने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। इन वनों के खूब भीतर, चार मुर्गे चार तीतर। पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे। झोपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती। और महुए से लपकती, मत करती बाँस आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। जागते अंगड़ाइयों में
खोह खड्डों खाइयों में, घास पागल कास पागल, शाल और पलास पागल, लता पागल वात पागल, डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तितर, इन वनों के खूब भीतर, क्षितिज तक फैला हुआ सा, मृत्यु तक मैला हुआ सा, शुद्ध काली लहर वाला, मथित उत्थित जहर वाला, मेरू वाला शेष वाला। दोस्तों, हमारी एक किरदार है झिंकी की मम्मी। जैसा कि आप जानते हैं कि झिंकी की मम्मी परेशान है लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग से, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से, या ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल हो रही हैं, क्योंकि एज अ पेरेंट वो इस चीज़ को कैसे कोप अप करें उनको समझ में नहीं आ रहा। उसका कारण ये नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, एक्चुअली वो एजुकेटेड हैं, मगर आजकल जैसे बच्चे ट्यूशन जाते हैं और ट्यूटर घर पे आता है, तो इस तरीके से एडुकेशन के साथ वो रहते हैं। तो झिंकी की मम्मी क्या फेस कर रही हैं, आइए हम सुनते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं जिंकी की टीचर बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मैंने आपसे योगा डे पे वीडियो भेजने के लिए बोला था, आपने भेजा नहीं। दिया था, चिंटू की टीचर को हमने तीनों बच्चों के वीडियो फॉरवर्ड कर दिए थे। जिंकी का वीडियो उन्हीं से ले लेते आप। आपको तीनों बच्चों के वीडियो क्लास टीचर को अलग अलग सेंड करने चाहिए थे। क्यों मैडम जी? आप एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, एक ही स्टाफ रूम में बैठते हैं, एक दूसरे से वीडियो नहीं देख सकते। 3 बच्चों को अलग अलग योगा कराते कराते पूरा दिन, कभी वृक्षासन, कभी चक्रासन, हमारा तो शीर्षासन ही हो गया। एक दूसरे से आप बस उसमें वीडियो भी नहीं देख पाए। सुनिए, देखिए, हमें सेपरेट वीडियो मेंटेन करना चाहिए रहता है, क्योंकि हमें सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। अब वो सब हमें नहीं पता, आप एडजस्ट कर लो। अच्छा चलिए, रहने दीजिए। अब प्लीज़ एक बात का ख्याल रखें कि जब जिंकी की लाइव क्लासेस चलती है तब कोई डिस्टरबेंस ना हो। लास्ट टाइम आपका छोटा बेटा वो बिना पैंट पहने दिखाई दे रहा था वीडियो में, सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। सुबह से हर घंटे बड़े, कभी छोटे, कभी किसी की लाइव क्लासेस ही चलती रहती है। अब बच्चों को घर पे भी यूनिफॉर्म में रखें क्या हम? घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है हमारे। अब तो ऐसा लगने लगा है हम स्कूल में बैठे हैं। देखिए प्लीज़, कॉपरेट आपको भी करना ही पड़ेगा। वैसे मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया था। नेक्स्ट वीक से हम ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं। अब ये क्या नया सरदर्द दे दिया आपने? अभी ऑनलाइन टेस्ट क्या भला है? देखिए, डिटेल्स मैं आपको आगे भेज दूंगी, आपको मैसेज कर दूंगी। आप प्लीज़ ये ख्याल रखें कि आप चिंकी की प्रिपरेशन कराते रहें। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे झिंकी की मम्मी, जिसको प्रस्तुत किया है मौलश्री अम्बस्त ने। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की अंतिम प्रस्तुति आंचल और शीला वर्मा जी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा गीत। लकड़ी के काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा है घोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा है घोड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। तबक 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 तबक, घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। तबक 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 तबक, घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। तबक 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 तबक, घोड़ा अपना तगड़ा है, देखो कितनी चर्बी है, चलता है महरौली में पर घोड़ा अपना अरबी है। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी पे घोड़ा। तो दोस्तों, देखते ही देखते वक्त का पता ही नहीं चला और आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तो अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।